अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम मेरीन इन्वायरमेंट की ही बात करेंगे और ये हमारा मेरीन इन्वायरमेंट में लास्ट टॉपिक होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने करनी है और देन मेरीन इन्वायरमेंट जो है वो फिनिश हो जाएगा और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है वो हम ईद के बाद से स्टार्ट करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे। तो ये पहली बात तो की गई है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सैलिनिटी चेंजेस। सम टाइम व्हाट हैपेंड इन नेरेटिक और इन लिटोरल इन्वायरमेंट सैलिनिटी इज सब्जेक्ट टू चेंजेस। जैसे कि एक्सेसिव एवेपोरेशन हो गई है तो उसके नतीजे में भी सैलिनिटी चेंज हो जाती है, या फिर जाहिर सी बात है साल्ट कंसनट्रेशन देन ज़्यादा हो जाएगी, या फिर जो है वो बहुत सी बारिश हो गई है, या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पर फ्रेश वाटर जो है वो मेरीन वाटर से आकर मिल रहा है, यानी रिवर जो है वो एंटर हो रहा है सी में। तो इस तब क्या होगा कि सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ सब्जेक्ट टू सैलिनिटी चेंजेस। अब यहाँ पर बहुत सी वजह हो सकती है सैलिनिटी चेंजेस की, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो इट मीन्स दैट NaCl concentration or sodium chloride concentration may be changed drastically in response to rainfall, in response to evaporation, in response to the फ्लडिंग ऑफ वाटर इनटू दी ओशन। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो सैलिनिटी को चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा सैलिनिटी चेंजेस को कैसे कोप करते हैं। तो माइक्रोब्स एक्चुअली जो नेरेटिक और लिटोरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, दीज माइक्रोब्स are able to live in the wide range of sodium chloride concentration। और बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन जो है उसको कोप कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनमें बहुत सी अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि जनरली कंपैटिबल सल्यूट्स या कंपैटिबल सबस्ट्रेट्स को यूज़ किया जाता है ताकि अपनी साइटोप्लाज्मिक जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वो रेस की जाए और जिसके नतीजे में जो है वो वाटर फ्लो नहीं करता है। तो इस तरह ये सल्यूट्स बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि पोटाशियम या सक्रोज हो सकता है। इसके अलावा बीटेन आपने पढ़ा है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था अबाउट दी osmolyte, about the different kind of osmolyte that the cell can synthesize। तो इसमें हमने बीटेन का ग्लाइसिन बीटेन का भी जिक्र किया था। इसके अलावा वी हैव स्टडीड दैट साइनोबैक्टीरिया हैव अ लेयर ऑफ स्लाइम ऑन इट। ये स्लाइम की लेयर जो है वो उनके पूरे जो चेन है उसके गिर्द मौजूद होती है। दिस स्लाइम आल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सैलिनिटी चेंजेस। ये वाटर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है और सैलिनिटी का डायरेक्ट सेल पर असर होने से जो है वो रोकता है। इस तरह से बहुत से जो माइक्रोब हैं वो उनकी अपनी सोडियम या आयंस की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती हैं। इनकी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट आयंस की बहुत कम होती हैं। इसके अलावा अगर आप उन बैक्टीरियाज़ को कंपेयर करें जो कि हाई सैलिनिटी में रह रहे हैं और उनको जो कि लो सैलिनिटी में रहते हैं, तो इनकी अपनी भी सेल शेप में, मॉर्फोलॉजी में, इनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में यू कैन सी लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो इस तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं वो ऑब्वियस हैं और पाए जाते हैं। ये मतलब ये जो डायग्राम्स हैं और इनके साथ लेजेंड्स दिए गए हैं, आपने इन सबको पढ़ना है और इसको जो है वो आप एडेप्टेशंस के तौर पर ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। और इसके बाद है कि हम अगर बात करते हैं कि
बहुत से ऐसे माइक्रोब जो कि सैलिनिटी में अडेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ सैलिनिटी में अडेप्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद व्हेन सैलिनिटी चेंजेस आर सो इंटेंस कि साल्ट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया है, तो इन दैट केसेस दे ऑफर प्रोटेक्शन, दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय एंटरिंग इनटू द वायबल स्टेट लाइक सम फॉर्म ऑफ एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। तो ये इस तरह की जो स्टेट है उसमें चले जाते हैं ताकि ये इतनी एक्सट्रीम सैलिनिटी चेंजेस को जो हैं वो अवॉइड कर सकें। Second kind of fluctuations that the neritic and littoral environment may face, that is the sewage pollution. As we have discussed it before, that most of the neritic and littoral environment are very close to human population, so anthropogenic waste is a constant interruption for these life. तो यहाँ पर बहुत सा सीवेज जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ना सिर्फ सीवेज बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। देन दीज माइक्रोब हैव टू अडैप्ट देमसेल्फ फॉर दीज एक्सट्रीम चेंजेस। एज फार एज दी सीवेज पोल्यूशन इज़ कंसर्न, तो सीवेज पोल्यूशन में है तो ये ऑर्गेनिक, तो इस ऑर्गेनिक पोल्यूशन में माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स के लिए बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट होती है, एंड डिकम्पोजर स्टार्ट to decompose these sewage waste, and they grow happily over there unless oxygen is not deficient. जब तक ऑक्सीजन डेफिशिएंट नहीं होती है तब तक ये इसको अच्छी तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। when oxygen become deficient then they begin decomposing it fermentatively, वो फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह से जो सीवेज पोल्यूशन में एक तो ये बात हो गई। सेकेंड थिंग इज़ दैट सीवेज पोल्यूशन मीन लॉट्स ऑफ पैथोजेंस। सीवेज जो है वो अपने साथ बहुत से पैथोजेंस जैसे कि एंटीरियोबैक्टीरियेसी, साल्मोनेला और ये इंडिकेटर जो ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई, इन सब को लेकर आता है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये यहाँ पर सीवेज पोल्यूशन की वजह से पाए जाते हैं, एंड दे आर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर फॉर द ह्यूमन एंड फॉर द अदर लाइफ देयर एज वेल। वन अदर फैक्टर अबाउट द यूवी लाइट, तो यूवी लाइट के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माइक्रोब जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेक्टिव जो है वो आप कह सकते हैं पिगमेंट्स रखते हैं, शील्ड्स रखते हैं ताकि वो यूवी रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से ये जो माइक्रोब्स हैं उनको ही हम यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पर जो सीवेज पोल्यूशन को बर्दाश्त कर सकते हैं उन्हीं माइक्रोब को हम बायोडिग्रेडेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उन्हीं इसी को जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए और बाकी प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन देयर इज़ a phenomena of polar seas, that is the formation of sea ice. Sea ice is important because it bears sea ice microbial communities. They are specialized kind of microbial communities जो कि सी के पाउचेस में, क्रेविसेस में बन जाती हैं, छोटी छोटी सी जगहों पे बन जाती हैं। द मार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कम्युनिटीज़ दैट दे बियर वेरी वेरी हाई सैलिनिटी। यहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर क्योंकि आइस है, टेम्परेचर -2 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। लाइट इंटेंसिटी भी कम होती है, 0.02 to 0.8%। तो यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो काफ़ी हाई होती है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, दे आर सम सॉर्ट ऑफ एल्जी एंड द सम ऑफ द अननोन आइडेंटिटी बैक्टीरिया में आल्सो भी प्रेजेंट एट दैट प्लेस। तो इस तरह लेके ज़्यादातर ये साइक्रोफाइल या साइक्रोट्रोफिक माइक्रोब जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और वो यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। तो क्लास आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ तक पढ़ लेना है और इसको गो थ्रू करना है मैरीन इन्वायरमेंट, और इसके बाद हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इनका कंपैरिजन जो है वो अक्सर आता है, आपने इसके कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पॉइंट्स जो है वो तैयार करने हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि मैरीन इन्वायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट है, दैट इज़ दी एस्चुअरीज़। एस्चुअरीज़ की जो इन्वायरमेंट हैं, एस्चुराइन वाटर जो है, ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है,
एस्टुराइन वाटर। आप लोगों ने एस्टुराइन वाटर से रिलेटेड जो है या एस्टुअरीज़ में कैसी इन्वायरमेंट पाई जाती है, कैसे माइक्रोब पाए जाते हैं, ये आप लोगों ने असाइनमेंट वर्क करना है। और इसे जो है वो ईद के बाद हम एक दिन रखेंगे जब आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। तो ईद के दिनों में या अभी जो टाइम है इसमें आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें इसके बारे में, और बाद में जो है वो आप इसको असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवाएंगे। आपने ये भी आई गेस 2 to 3 पेजेस का वर्क होना चाहिए। इसमें आप पेल्ज़र की बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर एस्टुअरीज़ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, और साथ में आप जो है वो इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। आपने एस्टुअरीज़ की इन्वायरमेंट को जनरली डिस्कस करना है, फिर जो केमिकल इन्वायरमेंट को, और सेकेंडली आपने वहाँ पर पाए जाने वाले माइक्रोब्स के बारे में, स्पेशली एलजी के बारे में, जो है बैक्टीरियाज के बारे में, ये आप लोगों ने डिस्कस करना है। तो आप इस पर होमवर्क जो है वो स्टार्ट कर लें। तो ये इसके साथ ही हमारी मैरीन इन्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, और फ्रेश वाटर को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो अब इसके बाद से ईद की छुट्टियां हैं, कल का लेक्चर नहीं हो सका इसलिए मैं आज दे रही हूँ। इसके बाद से छुट्टियां हैं, तो आप लोग छुट्टियां एंजॉय करें, साथ में असाइनमेंट पे होमवर्क करें, और विश यू गुड लक, और सब मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक।